Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the latest released movie called Aquaman and the Lost Kingdom, जो कि है Aquaman का पार्ट 2। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक्सप्लेन करके आज से 2 साल पहले ही अपलोड कर दिया था। उस वीडियो पर ऑलमोस्ट 6.5 मिलियन व्यूज भी हैं और आज इसका सेकंड पार्ट आ गया है। लेट्स सी इस पर कितने मिलियन होते हैं। खैर ये सब कुछ तो आप पर डिपेंड करता है। इसी के साथ बताता चलूं कि अभी तक DCEU यानी कि डिटेक्टिव कॉमिक्स एक्सटेंडेड यूनिवर्स की ये है 16th इंस्टॉलमेंट, और मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है अभी DCEU यहीं पर खत्म होते जा रहा है, क्योंकि इसके बाद से अभी रिबूट होगा जिसकी मूवीज आएंगी अब डायरेक्टली 2025 में, यानी कि 2 साल का वेट करना पड़ेगा किसी अच्छी लाइव एक्शन मूवी के लिए। खैर ये कमी हमारे मार्वल वाले पूरी कर देंगे, क्योंकि व्हाट इफ आ चुका है। इसके बाद में मार्वल की और भी मूवीज आने वाली है, तो आपका और हमारा सफर आगे तक चलता रहेगा। इस मूवी का मैंने ऑलरेडी रिव्यू भी कर दिया था, तो अगर आप इस मूवी से पहले वो रिव्यू देखना चाहते हैं जो कि बिल्कुल स्पॉइलर फ्री है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए डायरेक्टली आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें एटलांटिस दिखाया जाता है, जहां के अब राजा बन चुके होते हैं किंग आर्थर, जिन्हें की एक्वामैन कहा जाता है। पानी में मची तबाही हो या फिर घर की हो जिम्मेदारी, ये भाई साहब दोनों ही जगह अपना काम बेहतरीन तरीके से निभा रहे होते हैं। और क्योंकि अब उसकी शादी मेरा से हो चुकी होती है, खैर मेरा नाम बोलते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है तो इसे हम मीरा बुलाएंगे, और अब इनका एक छोटा बेटा भी होता है। मगर अब क्योंकि आर्थर ने अपने जीवन के ऑलमोस्ट सारे ही पल हंसी खुशी वाली जिंदगी धरती पर बिताई थी, तो उसे अब पानी वाली दुनिया ज्यादा रास नहीं आती, और ये किंग एटलांटियन वाला काम थोड़ा बोरियत भरा लगने लगता है उसे। अब यहाँ पर कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं जो कि आप लोगों को बहुत परेशान करेंगे, तो उन्हें मैं आपके लिए सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, जिनमें आते हैं एटलन, एटलाना, एटलांटिक, एटलांटिस और एटलांटियंस। अब इनका मतलब क्या होता है वो भी बता देता हूँ। एटलन यानी कि किंग एटलन, जो कि आज से 1000 साल पहले पानी और इसी के साथ 7 अलग अलग राज्यों पर राज किया करते थे। उन्हीं में से एक राज्य खो चुका था, जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है, यानी कि लॉस्ट किंगडम पर। एटलाना जो कि अभी आर्थर की मम्मी है, उन्हें क्वीन एटलाना के नाम से भी जाना जाता है। इनकी शादी एटलन के ही घराने में ऑर्वेस नाम के एक एटलांटियन से हुई थी, तो इस वक्त वो भाई साहब किंग थे, तो एटलाना बन जाती है क्वीन। एटलांटिक जो कि नॉर्मली एटलांटिक ओशन है, एटलांटिस जो कि है द किंगडम ऑफ एटलांटिस। इसी के साथ बताता चलूं कि ये मूवी जो है टोटल 7 राज्यों में डिवाइड हो चुकी थी, तो उनके नाम क्या है। नंबर 1 पर आता है एटलांटिस, जैसे कि किंगडम ऑफ एटलांटिस भी कहा जा सकता है। फिर किंगडम ऑफ जेबल, जिन्हें चला रहे होते हैं राजा नीरियस, जिनकी फोटो यहाँ पर है, और ये मीरा के पप्पा भी हैं। फिर आता है द किंगडम ऑफ ट्रेंच, सारे हैवान शैतान सब यहीं पर बसते हैं, अंधेरों के राजा कहलाते हैं। फिर आता है किंगडम ऑफ फिशरमैन, फिर आता है किंगडम ऑफ ब्राइन। छठे नंबर पे है द मिसिंग किंगडम, जिसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देख लिया था, वो पूरी तरीके से रेगिस्तान में बदल गया था, और इन लोगों के बढ़िया बढ़िया हथियार भी यहीं पर ही बनाए जाते थे, जैसे कि किंग एटलन का ट्राइडेंट, हिंदी में त्रिशूल कहते हैं वैसे। और 7वें नंबर पे होता है द लॉस्ट किंगडम, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। और हाँ, लास्ट वर्ड तो बताना ही भूल गया, एटलांटियंस मतलब कि जो भी लोग एटलांटिक ओशन के अंदर रहते हैं तो वो कहलाते हैं एटलांटियंस। और हाँ, इंसानों की आंखें पानी में अगर देखेगी तो उन्हें सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, अंधेरा कैमरे के रिलिश टाइप। लेकिन एटलांटियंस जो भी हैं, उन्हें पानी की हसीन रंगीन दुनिया दिखाई पड़ती है अपनी नजरों से, जिसे दिखाने के लिए डायरेक्टर भाई साहब ने बहुत अच्छे CGI, VFX और ग्राफिक्स का तगड़ा इंतजाम किया है। आई होप कि कहानी का बेस, छोटी मोटी पास्ट हिस्ट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से मेन स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है। लास्ट मूवी के जो विलन होते हैं, यानी कि डेविड, जैसे कि ब्लैक मैंटा भी कहा जाता है, बदले की आग में झुलसता हुआ वो उस खोए हुए राज्य को ढूंढना चाहता था, जहां पर उसे हथियार वगैरह मिल जाए और वो अपने दुश्मन यानी कि एक्वामैन को खत्म कर पाए। इनकी दुश्मनी क्यों हुई है, इसके लिए फर्स्ट पार्ट अवेलेबल है चैनल पर, जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, होता यह है कि ये लोग अंटार्कटिका के बहुत ही एंड पोर्शन पर आ चुके होते हैं। हर जगह बर्फ के पहाड़ ही होते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते वहां की बर्फ चटक जाती है और डेविड के साथ ही लोग उस दरार में गिर जाते हैं, और तभी कुछ मॉन्स्टर जैसे टेंटिकल्स आकर एक दो को अपने साथ खींच कर ले जाते हैं। अब यहाँ पर हमें डॉक्टर शीन भी दिखाए जाते हैं। फर्स्ट वाली जो मूवी थी, जब सारे 6 राज्यों ने पानी में बसी गंदगी को निकाल कर वापस धरती पर फेंक दिया था, तो ये टीवी पर अपना इंटरव्यू भी दे रहे थे कि किस तरीके से अब पानी की सेना हमारे ऊपर हावी हो सकती है, अगर जंग छिड़ी तो हालत खराब हो जाएगी। तो फर्स्ट मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी अब वो मिल चुके होते हैं ब्लैक मैंटा के साथ में, इसीलिए यहाँ पर ये सेकंड मूवी में दिखाए गए हैं। इस खबर को मिलने के बाद में तो डेविड भी वहां तक पहुंच चुका था, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के सामने नजारा कुछ और ही बता रहा था। बहुत
सारे ऐसे लोग जो कि दानव में बदल चुके थे और ये वही खोया हुआ 7वां राज्य था जिसे कि द लॉस्ट किंगडम कहा जाता है। इन लोगों ने अब उसे ढूंढ लिया था, मगर इसी के साथ उसे एक चीज और मिलती है और वो होता है ब्लैक कलर का ट्राइडेंट जिसमें बसी होती है काली ताकतें। इसे जोड़ते के साथ ही डेविड कनेक्ट हो जाता है एक काली ताकत कॉडेक्स के साथ में। कॉडेक्स जो कि इस 7वें राज्य का मालिक था और किंग एटलन का भाई भी था। इनके बीच में चली एक जंग की वजह से किंग एटलन ने उसे हमेशा के लिए यहाँ पर बंद कर दिया था और अब वो अपनी सत्ता को वापस पाना चाहता है, जिसमें डेविड उसका सलार बनेगा। सिर्फ सलार से मुझे याद आया कि ऑलरेडी इस मूवी को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, रिव्यू भी अवेलेबल है, इनफैक्ट ट्रेलर का रिव्यू भी अवेलेबल है, तो जो भी आप देखना चाहें अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से देख सकते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है आर्थर पर, जो कि अपने बच्चे के डायपर वगैरह बदल रहा होता है और इसी के साथ अपने पापा टॉम के साथ बातचीत भी कर रहा होता है और कहता है कि क्या मैंने भी आपको बचपन में इतना परेशान किया था। खैर जो भी हो, आप इस वर्ल्ड के बेस्ट पापा हैं। इन दोनों की ये बातें चली रही थी, तभी जो 1 साल का छोटा बच्चा होता है वो जाकर फिशेस से बात करने लगता है, यानी कि उसमें भी शाही खून दौड़ रहा था और वो भी अब पानी के किसी भी क्रीचर से कनेक्टिविटी बिठा सकता था। इस बात को आर्थर देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि 1000 साल पहले खाली सिर्फ और सिर्फ किंग एटलन ही थे जो कि पानी की क्रीचर्स के साथ में बातचीत कर सकते थे। फिर उनके पूर्वजों में ये पैदा हुआ, यानी कि एक्वामैन, और अब ये शक्ति उसके बेटे में भी है। देखा जाए तो कहानी का 3rd पार्ट पक्का है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है डेविड पर, जिसके पास में अब ब्लैक ट्राइडेंट की ताकत थी। इसी के साथ कॉडेक्स जो कि 1000 सालों से दबा हुआ था लेकिन कॉन्शियस माइंड में आकर उसे गाइड करता रहता था। तो इन दोनों ने मिलकर वापस आने का एक प्लान बनाया होता है। अब प्लान में होता यह है कि धरती को अगर ग्लोबल वार्मिंग के चलते बहुत ज्यादा दूषित कर दिया जाए, गर्मी बढ़ा दी जाए, तो जिस राज्य में वो जमे हुए हैं वहां की सारी बर्फ हट जाएगी और उनका राज्य फिर से खड़ा हो जाएगा। तो इस काम को करने के लिए बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग पैदा करनी होगी, जिसके लिए ये लोग पानी में ढूंढ रहे होते हैं ऑरिकैलम को। ऑरिकैलम आज से 1000 साल पहले ये सारे एटलांटियंस ही यूज किया करते थे। ये एक ऐसा सब्सटेंस था जिसकी वजह से हाइपर टेक्नोलॉजी वाले स्ट्रक्चर्स, टॉप पावर के वेपन्स और भी कई सारी चीजें क्रिएट की जा सकती थी। इसे आप MCU वाला वाइब्रेनियम समझ सकते हो या फिर एक्समैन वाले यूनिवर्स से एडमेंटियम समझ सकते हो। तो DCEU के यूनिवर्स का ये हो गया ऑरिकैलम। अगर इसे भारी मात्रा में यूज किया जाए, भट्टी में जलाया जाए, तो ये धरती पर तगड़ी मात्रा में ग्लोबल वार्मिंग फैला देगा। लेकिन ये ऑरिकैलम बहुत ही लिमिटेड प्लेसेस पर था, जिसे कि अब एटलांटियंस यूज नहीं करते थे। उन्हें मालूम चल गया था कि इसका यूज करने पर हालांकि तरक्की तो हो जाती है, लेकिन उससे पानी में, धरती पर, आकाश में, हर जगह बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। तो उन्होंने उसे वॉल्ट्स में छिपा दिया, 12 अलग अलग। तो डेविड भैया हर महीने एक जाते थे, वॉल्ट को खोलते थे, चुराते थे और ऑरिकैलम को जलाकर प्रदूषण फैला रहे थे। और इस बार जो वॉल्ट इन्होंने खोला था ये आता है एक्वामैन के अंडर वाला वॉल्ट। तो चोरी करते हुए भाई साहब पकड़े जाते हैं। एक्वामैन की डेविड के साथ फाइट होती है, बहुत तगड़े धुआंधार CGI का यूज हुआ है, लेकिन इस बार ब्लैक मैंटा के पास नेक्रेस पावर यानी कि कॉडेक्स की आत्मा वाली ताकत भी होती है, तो वो आराम से उसे धूल चटा देता है। इनकी शिप वगैरह भी तबाह कर देता है, बहुत सारे लोगों को भी जान से मार देता है और चुरा करके ऑरिकैलम को एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाता है। जिसके बाद सारे सी लेवल मेंबर्स की मीटिंग होती है कि भैया डेविड आया, माल चुरा करके ले गया, लेकिन कहां लेकर के गया इस बारे में इन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जहां पर आर्थर इनको ये सुझाव देता है कि पानी की दुनिया के बारे में ऑर्म यानी कि मेरा छोटा भाई वो मुझसे ज्यादा जानता है, तो उसे मालूम होगा कि ऐसे छटे हुए बदमाश कहां पर जाते हैं और ये काम कहां से एग्जीक्यूट हो सकता है। तो उससे बातचीत करने के लिए उन्हें द मिसिंग किंगडम में जाना पड़ेगा। हालांकि बाकी 6 राज्यों में जो डील हुई थी उसके अकॉर्डिंग ऑर्म को अब नहीं छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि वो आएगा फिर तबाही फैलाएगा। उसने द फिशरमैन किंगडम के मेन लीडर को भी जान से मार दिया था। लेकिन आर्थर भैया कहते हैं कि यार देखो, ये बात आपके और हमारे बीच में ही रहेगी कि मैं उसे छुड़वाने जा रहा हूँ या बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये बातचीत हुई नहीं, मुझे पता चलेगा नहीं, तो हो सकता है ये दुनिया कहीं खत्म ना हो जाए। लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि किसी और राज्य को इस बारे में मालूम चला तो एक बड़ी जंग भी छिड़ सकती थी। इसलिए इस बार एक्वामैन को कुछ नए गैजेट्स दिए जाते हैं, जिनमें होता है एक उसका बहुत ही लेटेस्ट वाला सूट। इस सूट की सबसे खास बात ये होती है कि 1 मिनट के लिए एक्वामैन को पूरी तरीके से इनविजिबल कर सकता है इन टर्म्स ऑफ आकाश, धरती और पानी। तो काफी मुश्किलों के बाद में ये लोग पहुंच जाते हैं ऑर्म को छुड़वाने के लिए। ऑर्म की हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो कुपोषित वाला क्रिश्चियन बेल बन चुका था, जिसकी हड्डियां तक दिख रही थी। आर्थर कहता है कि भाई मैं तुझे बचाने के लिए आया हूँ, धरती पर एक खतरा आ चुका है जिसका नाम है ब्लैक मैंटा। उसकी पावर्स अब डबल हो चुकी है, दुनिया के किस कोने में बैठा है हमें नहीं पता, इस काम में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मगर इतने में ही वहां के गार्ड्स इन पर हमला कर देते हैं। ये लोग वहां से जान बचाकर भागते हैं। इन
उनको 2 क्रीचर भी मिल जाते हैं जो कि दिखने में कुछ केचुए जैसे दिख रहे थे, हाथ पैर बड़े ही ज़ॉम्बी जैसे थे और फेस इनका ड्रिलिंग वाला था, मतलब चट्टान और मिट्टी में आराम से छेद कर सकते थे। तो उनकी मदद से ये दोनों भागते हुए उन गार्ड से दूर पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक गार्ड्स की संख्या बढ़ चुकी थी, उनके पास में भी वही वाले क्रीचर होते हैं। तो ये लोग झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इसी बीच ऑर्म को मिल जाता है समुद्र का पानी और जैसे ही भैया को पानी मिलता है वो बन जाते हैं ऋतिक रोशन। मतलब ये पानी वाले क्रीचर हैं, तो पानी को छूते हैं तो इनके घाव वगैरह भर जाते हैं, ये लोग अच्छी तरीके से हील हो जाते हैं, इनकी बॉडी वापस से रिकवर हो जाती है। फिर एक शानदार धुआंधार फाइट होती है और अब ये लोग मैंटा की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए पहुंचते हैं पानी के अंडरवर्ल्ड में, जहां पर इन्हें मिलता है दाऊद इब्राहिम, मजाक कर रहा हूं, मतलब पानी का कोई क्रीचर, जिससे ये मालूम होता है कि इस वक्त ब्लैक मैंटा कहां पर मौजूद होगा। ये सीन सचमुच बहुत बढ़िया था। इस वक्त इस मूवी में पानी की हसीन दुनिया दिखाई जाती है, पूरा क्लब का सीन होता है, लोग मतलब कि पानी के क्रीचर डांस वगैरह कर रहे होते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है भट्टी के राजा यानी कि ब्लैक मैंटा पर, जो कि इस वक्त ऑरी कैलम को जला जलाकर धरती प्रदूषित कर करके अपना बदला पूरा करना चाहता था। इनफैक्ट नेक्रेस किंग या फिर कहें कि कॉडेक्स को इस धरती पर वापस लाना चाहता था, क्योंकि वही उसे एक्वामैन से अपना बदला पूरा दिलवा सकता था। इसी बीच एक्वामैन यानी कि आर्थर और उसका भाई ऑर्म ये दोनों पहुंच जाते हैं एक ऐसे आइलैंड पर जिसका पता दाऊद इब्राहिम ने इन्हें दिया था। अभी जो जंगल होता है ये काफी वियर्ड जंगल होता है। अगर इससे पहले आपने मेरी सिस्टर की एक्सप्लेन करी हुई जुमांजी पार्ट 2 या फिर द सेंटर ऑफ द अर्थ ऐसी मूवीज देखी होगी तो इन जंगलों के बारे में आपने काफी जाना होगा। यहाँ के जो क्रीचर होते हैं अलग तरीके से बिहेव करते हैं, इनका साइज भी छोटा बड़ा होता है। यहाँ पर एक फनी इंसिडेंस होता है जहाँ आर्थर कहता है कि धरती का चीज बर्गर, कोक, फ्राइज ये सब खाने में बहुत ज्यादा लजीज हैं, पानी में इतनी टेस्टी चीजें नहीं मिलती। तो ऑर्म कहता है कि ये चीज बर्गर और ये कोक वगैरह क्या होता है। तो वहां पर आर्थर एक कॉकरोच जा रहा होता है, उसे कहता है कि ये खा ले, ये बहुत टेस्टी है। ऑर्म उसे खा भी लेता है और उसे लगता है कि हाँ ये तो सचमुच टेस्टी है, धरती का खाना लाजवाब है। लेकिन तभी कुछ मधुमक्खियां इनके पीछे पड़ जाती है। आर्थर अपना दिमाग चलाते हुए एक मूर्ति को गिराकर आगे जाने का रास्ता बना लेता है। सॉरी, मधुमक्खियां नहीं होती, वो टिड्डे होते हैं और टिड्डे फुदक फुदक कर जब इनके पास तक पहुंच ही रहे होते हैं, आर्थर नीचे का रास्ता तोड़ देता है जिससे कि सब टिड्डे नीचे गिर जाते हैं। यहाँ डॉक्टर शीन को ब्लैक मैंटा के बारे में सच्चाई मालूम चल जाती है कि वो नेक्रेस से अपनी काली ताकतों को मंगवा रहा है, कॉडेक्स उसके साथ मिला हुआ है, ये लोग पूरी धरती को खत्म कर देना चाहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं अब वो बैकआउट करना शुरू कर देता है। इन बिटवीन ये दोनों भाई लोग यहाँ पर पहुंच जाते हैं, तगड़ी फाइट होती है। फाइट सच में बहुत लंबी है, बहुत बढ़िया है, अच्छी सीजीआई का यूज हुआ है। इस फाइट को एक्सप्लेन करूंगा तो कॉपीराइट क्लेम हो जाएगा। सो डायरेक्ट आते हैं मेन कंक्लूजन पर। हुआ ये था कि आज से 1000 साल पहले ये जो दो भाई होते हैं कॉडेक्स और एटलन, एक को राज्य मिल चुका था एटलांटिस, जिसे कि अपनी ट्राइडेंट की मदद से किंग एटलन ने बहुत ज्यादा समृद्ध, बहुत ही बढ़िया हाईटेक बना दिया था। वहीं ज्यादा ताकत पाने के चक्कर में कॉडेक्स ने काली किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, काली ताकतों से नाता जोड़ लिया था, जिसमें नेक्रेस नाम की एक पावर होती है, ब्लैक पावर कह सकते हैं इसे। अब वो बस जाती है कॉडेक्स के अंदर और वो बन जाता है तमराज किल्विश, मतलब काली ताकतें आ जाती है उसमें, और वो अपने पूरे साम्राज्य में उस ताकत को फैला देता है। सभी जो लोग इंसान जैसे दिखाई देते थे अब वो हैवान बन चुके थे, जिसके बाद में सत्ता हथियाने के चक्कर में वो किंग एटलन से भिड़ चुका था। एटलन ने उसे खूब मारा, खूब पीटा और अपने खून की बूंद से उसे हमेशा के लिए यहाँ पर कैद कर दिया और इस राज्य का नाम पड़ गया द लॉस्ट किंगडम। लेकिन आर्थर एक शाही खून था, फाइट के दौरान उसका खून पड़ जाता है वहां के मोटे सारे ताले पर, और ताले में खून जाते ही नेक्रेस भैया यानी कि हमारे कॉडेक्स आजाद हो जाते हैं। लेकिन आर्थर भैया के पास में था अपने पप्पा जी का, मतलब कि पूर्वज वाला ओरिजिनल ट्राइडेंट, जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर मजबूत था, तो वो ब्लैक ट्राइडेंट को तोड़ देते हैं। इसी बीच यहाँ पर ऑर्म पहुंच जाता है और उस ब्लैक ट्राइडेंट को उठा लेता है। कॉडेक्स आकर उसे भी अपनी टीम में मिल जाने को कहता है कि अगर तू हमारे अंदर मिल गया तो सातों के 7 राज्य तेरे हो जाएंगे, महान शासक बन जाएगा और अपने भाई को हटा दे लाइन से। लेकिन आर्थर उसे अपनी मम्मी की कसम याद दिलाता है कि मम्मी ने कहा था कि दोनों भाई साथ साथ में जाएंगे, सारे काम करेंगे, दुनिया को बचाएंगे और वापस आ जाएंगे। मम्मी की कसम याद कर। ओके, सो क्या आप भाइयों में भी बहुत बार मम्मी की कसमें आई हैं? अगर आई हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर, मम्मी के आगे किसकी टिक पाती है। तो यहाँ पर ऑर्म उन काली ताकतों को छोड़ देता है, भाई का साथ देता है, और अब डेविड में वो पावर रह नहीं चुकी होती है, तो वो बिल्कुल इंसान बन चुका होता है, एक्वामैन के आगे टिक नहीं पाता। इनफैक्ट अब वो एक चट्टान से लटक रहा होता है, तो आर्थर भैया हाथ आगे करते हैं कि आजा तेरी जान बचा लेता हूँ, तेरे पापा जी की लास्ट टाइम जान बचाई नहीं थी मैंने, तो आज तक तू गुस्से में घूम रहा है। लेकिन डेविड कहता है कि तुझसे तो हाथ कभी ना मिलाऊं, और वो खुद ही मौत का रास्ता चुन लेता है, और इसी के साथ इनका दुश्मन खत्म हो जाता है। कहानी के एंड में हम देखते हैं कि आर्थर अपने भाई ऑर्म से कहता है कि देखो, शाही खून तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, लेकिन बाकी 6 राज्य तुम्हारा राजा बनना स्वीकार
नहीं करेंगे तो आज से लॉस्ट किंगडम जो है वो तुम्हारा हुआ। अब यहाँ के राजा तुम। रही बात मेरी, तो मैं अब यहाँ के पानी वाली टेक्नोलॉजी यूएन के साथ में यानी कि यूनाइटेड नेशन के साथ में साझा करूंगा। अब आपको कहीं ना कहीं ये मूवी ब्लैक पैंथर की याद दिलाएगी, जहां पर टिचाला ने अपने वाइब्रेनियम को वकांडा से यूएन में बांटने के बारे में सोचा था ताकि उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ सके। तो ऐसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी दिखाया जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। फिर आता है एक पोस्ट क्रेडिट सीन जिसके अंदर हम देख पाते हैं कि ऑर्म बैठा होता है एक रेस्टोरेंट में और एक चीज बर्गर ऑर्डर करता है, खाता है, उसको बहुत मजा भी आता है, लेकिन तभी वहां पर एक कॉकरोच आ जाता है तो वो उसे भी खा जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई होप गाइस कि ये वीडियो, ये डीप एक्सप्लेनेशन, ऑल डिटेल्स आपको पसंद आई हो और अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि हम लेटेस्ट रिलीज्ड मूवीज को लाते रहते हैं एज वेल एज एनिमल, डंकी, सलार। अब फ्यूचर में 2-3 मूवीज और आने वाली हैं तो प्लीज उन सब के टॉप नॉच बढ़िया एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि क्वालिटी कंटेंट के लिए हम पूरे दिल से मेहनत करते हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।